हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज हम प्रस्तुत हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे वैश्वीकरण के चैप्टर का। स्टूडेंट्स, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आ रहा है सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड के सभी कक्षाओं का हिंदी माध्यम में सारे लेक्चर्स, सारे पूरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यू सॉल्यूशंस, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेकर परीक्षा में पास हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि एक या दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको किसी तरह के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल निःशुल्क आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्रोवाइड कर रहा है सभी क्लास के सभी चैप्टर, सभी विषयों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और उससे एग्जाम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और टॉपिक्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी इस परीक्षा की यात्रा में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास होइए। तो इसी कड़ी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की वैश्वीकरण का जो चैप्टर है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखेंगे कि जो हमने वैश्वीकरण का पूरा चैप्टर किया था जिसमें वैश्वीकरण के बहुआयामी उसकी जो कारण है, परिणाम है, उसका जो प्रभाव है, वो सब कुछ हमने देखा था। भारत पर उसका क्या प्रभाव है ये भी देखा था और पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का कैसे उदय हुआ और कैसे वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है इस पर भी हमने बात की थी। तो इससे संबंधित अगर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे और जल्दी में आप एक शॉर्ट टाइम में भी अपने चैप्टर का रिवीजन भी एक बार कर सकेंगे कि कितना क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें कुछ विभिन्न आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए बातचीत करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि परीक्षा में प्रश्नों को पढ़ना बड़ा आवश्यक है। कई बार सही है पूछता है, कई बार सही नहीं है या गलत है, तो हम गलत या सही ध्यान दिए बिना हमको लगता है करेक्ट आंसर हमको मार्क करना है या इनकरेक्ट आंसर चूज करना है और वहां हम गलती करते हैं। तो रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। तो जो विभिन्न कथन दिए हुए हैं कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। अब देखिए, अगर सभी ऑप्शन को आप ध्यान से देखें तो वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है ऐसा नहीं है। हमने वैश्वीकरण जब चैप्टर पढ़ा था तब भी ये देखा था कि वैश्वीकरण में आर्थिक प्रमुख भाग है, माने अर्थव्यवस्था की बातचीत और आर्थिक लेन देन ये इसमें एक प्रमुखता रखती है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक इसके साथ साथ वैचारिक जो आदान प्रदान है ये भी वैश्वीकरण का एक बहुत प्रमुख परिघटना उसमें रहती है। तो सिर्फ ये जो शब्द है, ओनली जो शब्द है, ये इस ऑप्शन को गलत बना रहा है। इसके अलावा वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। देखिए 1990-91 में वैश्वीकरण जो है वो भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शुरू हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1991 के पहले भारत बिल्कुल विश्व से कटा हुआ था, लेकिन खुले बाजार की नीति उसकी नहीं थी और एक तरह से क्लोज इकोनॉमी के तौर पर हम या बंद अर्थव्यवस्था के तौर पर काम कर रहे थे। तो 1991 में जब मैंने आपको पहले बताया एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, तो भारत के संदर्भ में तो ये ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भारत की बात नहीं की गई। ऐसा लग रहा है कि जो वैश्वीकरण की शुरुआत है वही 1990-91 में हुई है, ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण की शुरुआत पहले हो चुकी थी। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, ये बात ठीक है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी विचार थे, वो भारत के संदर्भ में ज्यादा हावी दिखाई देते हैं वैश्वीकरण के बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण में केवल पश्चिमी सभ्यता से ही जुड़ना है। आपको लैटिन अमेरिकी देशों से भी जुड़ना है, आपको चीन जापान जैसे देशों से भी जुड़ना है, आपको अफ्रीकी देशों से भी जुड़ना है। तो वैश्वीकरण जो है पूरे विश्व की बात कर रहा है, किसी एक पश्चिमी सभ्यता की केवल बात नहीं कर रहा है। तो पश्चिमीकरण समान है ऐसा नहीं। हाँ, पश्चिमीकरण वैश्वीकरण का एक भाग जरूर है। मैंने आपको जरूर बताया था कि पश्चिमी साम्राज्यवाद जिसको मैंने बताया था वो जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यानी मल्टी डायमेंशनल, जिसको आप कहते हैं क्या है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी इवेंट या परिघटना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, तो सांस्कृतिक, ठीक है, इसके अलावा आर्थिक, ठीक है, सामाजिक और वैचारिक रूप का जो आदान प्रदान है, वैचारिक विचारों का भी जो
क्या है? ये वैचारिक, ये सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक आदान प्रदान या इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, ये सब कुछ इस वैश्वीकरण में आता है, इसलिए इसको बहुआयामी कहते हैं, कई आयाम इसके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। दूसरा प्रश्न है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग देशों और अलग अलग समाजों पर जो वैश्वीकरण है इसका इंपैक्ट या प्रभाव विषम रहा, यानी कि एक जैसा नहीं रहा। ठीक है, डिफरेंट रहा। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा? बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है, जब सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा तो हर जगह की संस्कृति अलग होगी, हर जगह की मांग और पूर्ति अलग होगी, हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग होगी। तो हम अगर ये कहें कि सभी देशों और समाजों पर प्रभाव बिल्कुल समान रहा, एक जैसा रहा, बिल्कुल गलत बात। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित रहा नहीं। अभी हमने क्या किया था कि ये बहुआयामी था, यानी वो राजनीतिक भी था, वो आर्थिक भी था, वो सामाजिक भी था। ठीक है, सब कुछ था। वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वैश्वीकरण से अनिवार्यतया सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि वैश्वीकरण आप कर देंगे तो निश्चित है कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ऐसी नहीं है। थोड़ा बहुत देखा जाता है कई बार, लेकिन वो सांस्कृतिक समरूपता नहीं बल्कि इंटीग्रेशन होता है। इसलिए सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था कि कल्चरल यूनिटी की बात, माने या होमोजिनिटी जिसको कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर वैश्वीकरण कर देंगे तो पूरी दुनिया की संस्कृति एक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है ए, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा। ये ठीक है, प्रभाव विषम तो रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी हर देश पर अलग अलग तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला। कहीं कहीं आर्थिक जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ, कहीं धीरे हुआ, कहीं कहीं देखा गया कि दूसरे देश का सांस्कृतिक प्रभाव ज्यादा पड़ा, कहीं कम पड़ा। इस तरह की कई घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ए विल बी द, यानी क जो होगा ये सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? अब वैश्वीकरण के कई कारण बताए गए थे, तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुख्यतः। ठीक है, देखते हैं। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है? बिल्कुल नहीं। कोई एक खास समुदाय कैसे कारण हो जाएगा? अलग अलग सभी समुदाय कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका जन्म हो रहा है। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। अब देखिए, एकमात्र कारण यहां दे दिया, आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता। ये तो ठीक बात है कि जो इकोनॉमिक जो बेस है, यानी इकोनॉमिक, अगर आप आर्थिक तौर पर बात करें तो जो को एग्जिस्टेंस है या इंटरडिपेंडेंस है, ये ठीक है कि सही बात है। लेकिन एकमात्र कारण ही नहीं है, ओनली नहीं होगा। जहां ओनली लिखा होगा वहां मैटर थोड़ा डाउट में आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण, यानी कि केवल कारण नहीं लिखा, एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, ये ठीक बात है। मैंने कल भी, उस दिन भी लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, जितना प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट होगा, उतना वैश्वीकरण बदलेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आप जो आउटसोर्सिंग, जो मैंने बताया था, आउटसोर्सिंग एक वैश्वीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत महत्वपूर्ण इसका रिजल्ट निकल कर आया। ये क्या हुआ, एक कोई देश अमेरिका बैठा हुआ है और अपना कॉल सेंटर इंडिया में चला सकता है। तो ये क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, प्रौद्योगिकी बढ़ी, तो ये चीजें निकल कर आगे आई। जितना टेलीकम्युनिकेशन बढ़ेगा, जितना आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, यानी आप कह सकते हैं कि ये नकली बुद्धि जैसे कुछ काम करती है। ठीक है, काल्पनिक बुद्धि जैसे काम करती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीनें इंसान का काम करेंगी। तो ये प्रौद्योगिकी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे वैश्वीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए हवाई जहाज नहीं रहेगा तो आप एक देश से दूसरे देश में आ ही जा नहीं पाएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वहां पे उपयोग तो है। तो ये जो यातायात के साधन बन रहे हैं, जो संचार के नए नए माध्यम बढ़ रहे हैं, इस तरह से ये जो प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, वो वैश्वीकरण पूरे दुनिया को एक जैसा बनाने में काम कर रहा है। और जिस पर उस दिन भी बात हुई थी कि अंततः हमको एक क्या देखने के लिए मिलता है, ग्लोबल विलेज, यानी क्या देखने को मिलता है, सांसारिक गांव, या एक गांव, पूरी दुनिया एक गांव के तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से, देखिए इस वर्ड को पकड़िए, सिर्फ, यही एक ऑप्शन गलत हो गया। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, मतलब कि जो आपके
मूल्यों का मतलब ये कीमत की बात नहीं है, मूल्यों का मतलब आपके जो आइडियल्स हैं उसकी बात की जा रही है। तो देखेंगे वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। अब देखिए, मूल्यों का संघर्ष नहीं होता ऐसा हम नहीं मानेंगे भाई, जिसके अपने अपने इंटरेस्ट है, जिसके अपने अपने आइडियाज हैं, हर देश के अपने अपने कुछ आइडियल्स होते हैं, तो उनका संघर्ष तो होता ही है, विचारों का संघर्ष तो होता ही है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्वपूर्ण गौण ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वस्तु और सेवा, वस्तु एवं सेवा, इन दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है या इनका ट्रेड होता है, व्यापार होता है। ठीक है, ठीक है, इस दोनों को मिला के कहते हैं क्या, यानी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको मिला के कहते हैं कमोडिटी, और कमोडिटी एक्सचेंज तो पूरी दुनिया में होता ही है। ठीक है, और ये देखने के लिए मिला है कि वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा प्रभाव सेवाओं का रहा है। ठीक है ना, जितना आप देख रहे हैं कि सर्विसेज, ये बीपीयूज, केपीयूज, ये जितना आप देख रहे हैं, या टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं, आप ये देखिए कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर लोग जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वैश्वीकरण में सेवाओं का महत्व गौण नहीं बल्कि बहुत रूप से प्रमुख है। आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रमुख हो जाएगा, तब ये शायद सही भी रहता। तो ये ऑप्शन भी अपने आप में गलत हो गया। और ये जो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से, ये बिल्कुल ठीक है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो इंटर डिपेंडेंस या इंटर कनेक्टिविटी जिसकी बात करते हैं, पारस्परिक जुड़ाव यानी इंटरनेट, इंटर कनेक्टिविटी से है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसलिए घ उसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तो ये तो गलत है नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी, ये भी ठीक है। जो लोग ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए या वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए, उनका हमेशा ये तर्क रहता है कि देखिए, अगर आप ग्लोबलाइजेशन करेंगे, बड़े बड़े व्यापारियों को बाहर से आकर यहाँ निवेश करने देंगे, तो जो छोटे लोग हैं वो और दब जाएंगे, गरीबी और बढ़ेगी, गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जाएगी, देयर इज अ गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच। ठीक है, ये बात दिखाई देती है, तो ये भी ऑप्शन सही रहता है। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। अब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इससे जो है कल्चरल यूनिटी जैसा बनेगा और ठीक रहेगा। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ठीक है, तो ये अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आ जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके घटक क्या है, यानी वर्ल्ड वाइड जो इंटरकनेक्टिविटी है इसका क्या मतलब है और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का मतलब क्या होता है कि आप यातायात के रूप में भी जुड़िए, आप अर्थव्यवस्था के रूप में भी जुड़िए, आप सांस्कृतिक रूप से भी जुड़िए, ये सारे घटक रहते हैं। दुनिया भर में अंतर संबंध का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण का विस्तार करने के लिए दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, विचारों, लोगों के मुक्त प्रवाह के माध्यम से दुनिया को आपस में जोड़ना, सीधी सी बात है। यानी पारस्परिक जुड़ाव का मतलब क्या है, पूरी दुनिया के लोग आपस में जुड़ जाएं। किन किन मुद्दों को लेकर, वस्तु और सेवा जिसकी बात अभी मैंने की थी, कमोडिटी को लेकर, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को लेकर, विचार यानी अपने आइडियाज को लेकर, लोगों के, और लोग भी खुद आए जाए मुक्त रूप से, कोई भी फ्लाइट से उड़ा कहीं चला गया। मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उस दिन बात बताई थी, वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल ये किस चीज की पहल है? वीजा ऑन अराइवल का मतलब ये होगा कि आप किसी देश में जाइए, वहीं वीजा ले लीजिए, पहले से लेने की जरूरत नहीं है। ये पहल है लोगों के मुक्त प्रवाह पर। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्री होकर आ जा सकें, उसी से संबंधित ये वीजा ऑन अराइवल का कंसेप्ट है। तो इससे दुनिया को आपस में जोड़ना, ये पारस्परिक जुड़ाव है। ठीक, इसमें 3 घटक होते हैं। पहला कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो मतलब जो पूंजी है एक देश की वो दूसरे देशों में जा सके। आपने पढ़ा हुआ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं एफडीआई, कई बार इस पर चर्चा हुई है। ठीक है ना, तो एफडीआई क्या है? एक देश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से आकर कोई कैपिटल कहीं लगेगा। तो जो 3 महत्वपूर्ण से घटक इसमें कैपिटल फ्लो या देशों के बीच ऋण या व्यावसायिक निवेश के माध्यम से संसाधनों का प्रवाह है। यानी एक देश दूसरे देश को ऋण भी दे सकता है और डायरेक्ट जाकर निवेश भी कर सकता है। दूसरा है ट्रेड फ्लो, मतलब कैपिटल फ्लो के बाद अब ट्रेड फ्लो यानी कि व्यापार का आदान प्रदान, किस चीज का? गुड्स का, या देशों के बीच माल के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। तीसरा है श्रम प्रवाह, जो किससे संबंधित है? सेवा से। यानी एक तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, दूसरा सेवा, या इसको हम सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है ना, सर्विसेज, इसका आदान प्रदान या रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाकर ब्रेन ड्रेन को संदर्भित करता है। देखिए ब्रेन ड्रेन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भी जो ब्रेन ड्रेन है
इसको कई बार दो संदर्भों में किया जाता है। इसकी वैश्वीकरण के आलोचना के संदर्भ में भी ब्रेन ड्रेन का उदाहरण दिया जाता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब यह होता है कि जो बहुत ही अच्छे दिमाग हैं देश के, या जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, वो एक देश से दूसरे देश में चले जा रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि ब्रेन ड्रेन भारत के लिए बड़ा खतरनाक है, यहाँ के अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर, IITians, PhD होल्डर, ये सारे विदेश में जाकर काम कर रहे हैं। तो आप पारस्परिक जुड़ाव में तो कह सकते हैं कि भाई रोजगार की संदर्भ से ये ठीक है कि जाकर वहां रोजगार मिल रहा है। ये भी चर्चा हुई है कि हर चीज, जो वैश्वीकरण का एक बहुत आयाम देखने के लिए मिला कि जो मांग और पूर्ति का संबंध है वो बैलेंस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए रोजगार की मांग हो रही है तो उसकी पूर्ति किसी दूसरे देश में भी हो रही है, तो वहां पर जाकर वो काम कर सकते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन से संदर्भित एक है। तो अगर आप पारस्परिक जुड़ाव को देखें तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया को एक साथ जोड़ना, इसमें तीन मुख्य घटक हैं। एक कैपिटल फ्लो जिसमें पूंजी का आदान प्रदान होगा, एक ट्रेड फ्लो जिसमें कि वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, और एक श्रम प्रवाह यानी सर्विसेज, यहां रोजगार के लिए एक देश से दूसरे देश तक लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कि तीन प्रमुख घटक हैं, और जोड़ने का मतलब कि वस्तुओं, सेवाओं से, प्रौद्योगिकी से, विचारों से, इन सबों से और लोगों के मुक्त प्रवाह के माध्यम से एक साथ जोड़ देना। चलिए नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने कैसे योगदान दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका आंसर आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं बहुत आसान शब्दों में कि भाई टेक्नोलॉजी जो है इसने ग्लोबलाइजेशन में या वैश्वीकरण में क्या योगदान दिया है। तो आज अगर आप बैठकर कल्पना करें कि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ना है और टेक्नोलॉजी को हटा दीजिए, तकनीक को या प्रौद्योगिकी को हटा दीजिए, तो क्या ये संभव दिखाई देता है? बहुत मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक चिट्ठी भेजें और अमेरिका में पहुंचे 2 महीने बाद फिर वहां से जवाब आए? ऐसा तो हो नहीं सकता। आज आप क्लिक करते हैं और ईमेल पहुंच जाता है, आपके डेटा पहुंच जाते हैं। तो प्रौद्योगिकी ने तो बहुत बड़ा योगदान किया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि भारत की जो है ऑटोमोबाइल्स तो दुनिया में कहीं जाके बिक रही हैं, वहां की गाड़ियां यहां बिक रही हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये जब तक प्रौद्योगिकी नहीं होगा ये करना आसान नहीं है। तो सेल फोन, मोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेट, टेलीफोन, माइक्रोचिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रूप में तकनीकी उपकरणों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों, राजधानियों और लोगों को एक स्थान के दूसरे स्थान पर तीव्र गति से स्थानांतरित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्वीकरण में योगदान दिया है। सिंपल बात है कि भाई जो पूरा व्यापार है, जो पूरी श्रम प्रवाह है, टेक्नोलॉजी है, जो राजनीतिक संबंध है, जो लोगों के आने जाने की प्रक्रिया है, जो आने जाने का प्रवाह है, इसको तेज करना, आसान बनाना, ये सब किसके द्वारा ही संभव है? ये सब प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव है। तो अगर प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी न काम करे तो ये चीजों को करना आसान नहीं है, या इन चीजों को करना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो इसलिए ये सारी जो चीजें हैं, ये इसने, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और लोगों को, विचारों को और सेवाओं को, वस्तुओं को, इन सब के आदान प्रदान में टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है कि इन चीजों का आदान प्रदान तेजी से हो सके और आसानी से किया जा सके। ठीक है ना। तो फ्लो एक जो शब्द है या प्रवाह जो है, ठीक है ना, फ्लो या जो प्रवाह है, ठीक है, इसको आसान बनाया है प्रौद्योगिकी ने। ये फ्लो किसका? विचारों का, ठीक है, पूंजी का, ठीक, श्रम का, लोगों का, ठीक है, इन सभी चीजों का जो प्रवाह है एक देश से दूसरे देश में, इसको आसान बनाती है प्रौद्योगिकी। और इससे जो राजनीतिक और आर्थिक जो निर्भरता है उसको भी आगे बढ़ाने में क्या करती है? आसान बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वैश्वीकरण ने, प्रौद्योगिकी ने बहुत आसानी से ये चीजों को किया है। अब देखते हैं कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैश्वीकरण में 2 तरीके के देश आपको दिखाई देंगे। एक, पूरी दुनिया में एक तरह से आपको दिखाई देंगे 2 तरीके के देश, ठीक है ना। कौन कौन से? तो एक दिखाई देंगे आपको, ठीक है, पूरी दुनिया में एक जो देश आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा विकसित, और एक दिखाई देगा विकसित, इसके अलावा विकासशील। हां, विकासशील के संबंध में पूछा भी है, विकासशील और एक अल्प विकसित या अंडर डेवलप्ड जिसको कहते हैं। अब देखिए पूरी दुनिया इन 3 देशों में विभाजित है। विकसित जो डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए, ब्रिटेन जैसे देश, विकासशील जैसे इंडिया, चाइना, ठीक है ना, अल्प विकसित यानी कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज आपको दिख जाएंगी जो अल्प विकसित हैं। अब होता क्या है
ये जो विकसित देश हैं, इन्होंने तो अपने मूल्यों को साधा, इन्होंने अपने सांस्कृतिक चीजों को भी थोपा, आर्थिक चीजों को भी थोपा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो विकासशील देश हैं, जो अभी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनके यहाँ जो सरकारें हैं, उनकी भूमिका, राज्य यानी सरकार से महत्वपूर्ण है, उनकी भूमिका कैसे बदल रही है पूरे वैश्वीकरण में? क्या उन पर कोई दबाव बन रहा है? क्या वो अपने मूल्यों को साध पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो ध्यान से समझिए कि विकासशील देशों में वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमिका के प्रभाव को निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है। कैसे? वैश्वीकरण राज्य क्षमता को कम करता है। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था एक महत्वपूर्ण शब्द, संप्रभुता। संप्रभुता, जिसको सोवर्जिनिटी कहते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अपने आंतरिक मामलों के निर्णय लेने की आजादी आपको हो। समझ रहे हैं? जैसे जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं ना, तो आप पूरी तरह से संप्रभु होते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर देना है कि नहीं देना है, ये आप पर निर्भर करता है। मत दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरी मर्जी। ठीक है? जैसे अगर आपको यह अधिकार दे दिया जाए कि आप आज स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आज विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है, ये आप तय करिए, तो यह आपका संप्रभु हुआ। या आपके विद्यालय में क्या नियम बनेंगे, ये आपका विद्यालय, आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है। कोई बाहरी आकर उसको नहीं कहेगा कि आप ऐसे इस पीरियड में ये कक्षा चलाइए या इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास चलाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रभाव डालने लगे, इसका मतलब आपके संप्रभुता से खिलवाड़ हो रहा है। जैसे हमारा देश भारत है, तो हमारे भारत में कब चुनाव होंगे, हमारे भारत में हम किसको नागरिकता देंगे, किसको नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है, हम किसको हम अपने देश के अंदर घुसने देंगे, किसको नहीं घुसने देंगे, ये अब हमारा आंतरिक मामला है। इसमें कोई बाहरी हमको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जो विकासशील देश हैं, देखा गया कि वैश्वीकरण के बाद राज्य की क्षमता को कम करते हुआ वैश्वीकरण दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य या देश कोई निर्णय लेना चाहता है, लेकिन वो वैश्विक मजबूरी के कारण, या कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दबाव में आकर उसको ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कई सारे एग्रीमेंट हो चुके होते हैं, कई सारी बाध्यताएं होती हैं। अर्थात सरकारों की क्षमता जो है वे करते हैं, बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता को स्थापित करने के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। जाहिर सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं। भाई देखिए, जो बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया, यानी जो सरकारों के लिए एक चिंता बन गया है कि कैसे बाजार अर्थव्यवस्था को लागू किया जाए। अच्छा, बाजार अर्थ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो आपका वैश्वीकरण है उसमें पूंजीवाद ज्यादातर हावी है, जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं। आप अब ध्यान से समझिए, ये पूंजीवाद हावी है। अब ये जो कैपिटलिज्म या जो पूंजीवाद है, ये करता क्या है? ये मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था पहले कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी देखिए, जितने विकासशील देश है ना, जो अभी अपना विकास कर रहे हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो थोड़ा समाजवादी बने रहें। समाजवादी बने रहने का मतलब वेलफेयर कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं कि जो कमजोर है उसका उंगली पकड़ के आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? वो चाहते हैं बॉटम अप अप्रोच हो, नीचे से ऊपर तक विकास निकल कर आए। तो वहां पर जो कमजोर लोग हैं उनको विकास देना है। लेकिन जो आपकी बाजार अर्थव्यवस्था है, जो वैश्वीकरण है, वो पूंजीवाद की बात करती है कि नहीं, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, ये सब कौन तय करेगा? ये बाजार तय करेगा। तो सब कुछ बाजार के हाथ में छोड़ देना, ये चिंता का विषय बन जाता है सरकारों के लिए विकासशील देशों में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो शायद उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक चुनौती बनी हुई है। दूसरा, जो बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं। भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे कि आप हम अपने, आजकल दुनिया भर में क्या चल रहा है? आजकल दुनिया भर में एक कंसेप्ट चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार करने की जो है आसानी किस देशों में है, ये बहुत चल रहा है। और इसमें काफी हद तक जो नियम रहते हैं, उसमें एक नियम ये भी रहता है कि कहीं जमीन कितनी आसान है लेना, या नया कंपनी स्थापित करने में कितनी आसानी हो रही है। तो उसमें कई बार सरकार न चाहते हुए भी कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देनी पड़ती है, या जो कर के नियम है, टैक्स लगाने के नियम है, उसमें भी ढील बरतनी पड़ती है। तो इसलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सरकार द्वारा निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उनकी स्वयं की रुचि की पूर्ति सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, अगर सरकारी नीतियां उनके हक में रहेंगी तो उनको फायदा होगा। और यहां पर फिर विकासशील देशों के जो राज्य है, इसकी भूमिका बदल जाती है, कम हो जाती है। पुराना कल्याणकारी जो राज्य है, अब कानून और व्यवस्था के रख रखाव और सुरक्षा के रूप में कुछ मुख्य कार्य करने के लिए अधिक से अधिक न्यूनतम राज्य का रास्ता दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। ये जो वेलफेयर या कल्याणकारी राज्य के बारे में अभी मैं आपको ये बता रहा था कि जो पुरानी कल्याणकारी राज्य थी, यानी जो वेलफेयर स्टेट थी, जो क्या थी, कल्याणकारी जो राज्य हैं, उनकी भूमिका ये होती थी, कल्याणकारी राज्य की भूमिका ये होती थी कि वो सबके लिए समानता के अवसर पैदा करे,
वो सबके विकास के बारे में सोचे, वो सबकी भलाई के बारे में सोचे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, वैश्वीकरण के आने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा कानून का जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहा है। यानी पहले वो क्या होता था, पहले वो रेगुलेटर हुआ करता था, पूरी अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करता था पहले का राज्य, और अब वो क्या बन गया है, फैसिलिटेटर बन गया है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया आपको, फैसिलिटेटर यानी केवल वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, केवल वो क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर रहा है, ठीक है, और इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो फैसिलिटेटर बन गया है, और वो अब क्या कर रहा है, न्यूनतम राज्य की परिभाषा आ गई आजकल, न्यूनतम राज्य। न्यूनतम राज्य का मतलब क्या हुआ, एक भारत सरकार की भी एक बहुत बार आपने डायलॉग सुना होगा, बात चलता रहता है कि मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब क्या, सरकार भी कहते हैं कि गवर्नमेंट कम रहेगी, यानी सरकार आपको हर जगह कम दिखाई देगी, आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, लेकिन गवर्नेंस अच्छा चलेगा। तो सरकार ने क्या किया है, आजकल न्यूनतम राज्य को रास्ता दे दिया है और बोला कि ठीक है, हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप अपनी व्यापार को चलाइए, अपने हिसाब से काम करिए, और हम जहां जहां आपको फैसिलिटी देने की जरूरत पड़ेगी वहां वहां फैसिलिटी देंगे, और आप अपने राज्य का काम चलाइए। तो जो यहां पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, यानी क्रिटिकल एनालिसिस करना था, क्रिटिकल एनालिसिस से मतलब यह था कि जो राज्य हैं क्या उनकी भूमिका कम हुई है, ऐसा बताना था। तो इस क्रिटिकल या आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप ये कह सकते हैं कि राज्य की भूमिका बदल रही है, और उनका जो राज्य का जो क्षमता है, जो अधिकार है निर्णय लेने का, वो धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है या प्रभावित हो रहा है, और राज्य अब क्या कर रही है, न्यूनतम राज्य को रास्ता दे रही है और कम से कम हस्तक्षेप करने की स्थिति में रहेगी। क्योंकि जो मेन बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो वैश्वीकरण है ना, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, और पूंजीवाद में क्या होगा, पूंजीवाद में मुक्त बाजार की बात चलेगी, वहां पर हस्तक्षेप की बात नहीं चलेगी, वहां पर क्या होगा, बाजार के रास्ते अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया जाएगा। और जो विकासशील देश हैं वो कल्याणकारी मॉडल पर चलना चाहते हैं, तो यहाँ टकराव होता है और यहाँ राज्यों को थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप विकासशील देशों के संदर्भ में ये मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है, हाँ, कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के भी टर्म्स ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप चीजों को समझ सकें, ठीक है। और आजकल ट्रांसलेशन को लेकर थोड़ी परेशानी रहती भी है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? तो जाहिर सी बात है, ये तो निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वैश्वीकरण है इससे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, या कल्चर में जो विभिन्न आयाम है वो दिखाई देते हैं। और एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की भी जो कंडीशन हमने देखी थी, या इसको पश्चिमी साम्राज्यवाद भी कहा गया, ठीक है, ये भी देखने के लिए मिलने लगा। और जो सांस्कृतिक इंटीग्रेशन है, कल्चरल इंटीग्रेशन है, इसका प्रभाव वैश्वीकरण में बहुत दिखाई दिया। दुनिया भर के, आज देखिए कि दुनिया भर में जब खेल होते हैं, जो गेम्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो गेम्स चल रहे हैं, ओलंपिक हुआ या वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, जो आईपीएल मैच आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, आप देखिए दुनिया भर के जो नृत्य संगीत के कार्यक्रम हैं, दुनिया भर के जो कल्चरल इवेंट हैं, वो यहाँ पर शुरू में और आखिरी में कराए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है कि एक मंच पर पूरी दुनिया आ रही है, जो अलग अलग चर्चा के मंच बनाए गए, राजनीतिक मंच में भी है, वहाँ पे सबके, आप देखिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में जब भाषण होता है, स्पीच होता है, तो जिस देश से जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जाते हैं वो अपने यहाँ का वेशभूषा पहनते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, कई देशों के अपनी भाषाओं में, उर्दू में भी कुछ लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं, अफ्रीकन देश के लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, ये वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आप यहां तक कि बाजार भी संस्कृति के हिसाब से चलता है। जैसे आप ध्यान से समझिए कि चीन की जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर दिवाली के लिए दिए बनाते हैं, लड़ियां बनाती हैं, यहाँ के हिसाब से, यहाँ के त्योहारों के हिसाब से देवी देवताओं के फोटो बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो बाजार है आपका, जो मार्केट है, वो भी अब कल्चर से और संस्कृति से बहुत प्रभावित होने लगा है। तो मैं ये कहूंगा कि बल्कि प्रमुखता से ये दिखाई देता है कि वैश्वीकरण से आर्थिक लेन देन ज्यादा है, पर उसके पीछे जो बैकबोन बनकर आजकल खड़ा है दुनिया में, वो संस्कृति खड़ा है। और इस तरह के जो सांस्कृतिक विभिन्नता और सांस्कृतिक जो थॉट है, राष्ट्रवाद का जिस तरह का थॉट पूरी दुनिया भर में है, तो ये बहुत हद तक आपके वैश्वीकरण को प्रभावित करता है।
सांस्कृतिक परिणाम केवल सांस्कृतिक विविधता के लिए नेतृत्व नहीं करते हैं। सभी संस्कृतियां हर समय बाहर के प्रभावों को स्वीकार करती हैं, जाहिर सी बात है। हमारी पसंद को कम करने के लिए कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं, ये भी ठीक बात है। यानी जो संस्कृति होती है वो केवल सकारात्मक प्रभाव डाले ऐसा ही नहीं है। कई बार हमारे संस्कृति का प्रभाव कुछ इस तरह होता है कि हमें अपनी संस्कृति कम पसंद आने लगती है, जैसे मैंने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहा, और वो संस्कृति हावी हो जाती है। भारत के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति जो है वो हावी होने लगी। शायद ही कभी बाहरी प्रभाव विकल्पों को बढ़ाते हैं या परंपराओं को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करते हैं। जैसे बर्गर मसाला डोसा के लिए एक विकल्प नहीं होते। देखिए, अब ये उदाहरण के तौर पर इस प्रश्न को समझाए जाने के प्रयास किया गया है कि आप ये कह सकते हैं कि जो संस्कृति जब प्रभाव डालती है दूसरी संस्कृति पर, तो हमेशा एक तरह से प्रभाव डालकर उसको पहले जैसा बनाए रखे, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को खत्म कर दे। बार बार होते हैं ना कि सांस्कृतिक एकरूपता हो रही है, एक जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में हो जाएगी, ऐसा कैसे होगा? एग्जांपल में आप देखिए कि ये ठीक बात है कि बर्गर हमारी संस्कृति में शामिल हो जाएगा, लेकिन वो मसाला डोसा के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता। यानी जो यहाँ की डोसा की पसंद है, यहाँ डोसा को पसंद करने वाले जो लोग हैं, यहाँ की संस्कृति में जिस तरह खान पान में शामिल है, उससे बर्गर उसमें ऐड हो सकता है, उसको खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। नीली जीन्स एक खादी कुर्ता के साथ अच्छी तरह से जा सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण हर बार सांस्कृतिक विविधता का नेतृत्व नहीं करता है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देने के लिए सहायक है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है वैश्वीकरण का, वो कई बार उसके साथ मिलजुल कर उसको विविधता भी देता है, कई बार सांस्कृतिक एकरूपता भी करता है, लेकिन पूरी तरह से संस्कृति एक जैसी हो जाए ऐसा दिखाई दे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सांस्कृतिक भिन्नता बढ़ रही है, वो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक भिन्नता बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति का विकल्प बन जाए। ठीक है, उसको आप ध्यान रखेंगे। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस पर आप बहुत अच्छे थॉट प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो वैश्वीकरण, आपको पता है कि भारत में 1990-91 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद हम वैश्वीकरण की तरफ गए, जब हमने LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, और उसके बाद हमने बाजार को अपने खोला। तो हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोजगार के नए साधन बने, यहाँ के जो रोजगार की मांग थी उसकी पूर्ति दुनिया भर में जाकर होने लगी, और यहाँ से लोग जाकर बाहर काम करने लगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, और हम भी एक बाजार के रूप में दुनिया के सामने आए। हमने इस तरह किया कि हम भी एक बाजार के रूप में आए, दुनिया भर के लोगों ने आकर निवेश किया, कंपनियों ने आकर यहाँ पर अपने माल भी बेचे, और उनको भी लाभ हुआ और हमको भी लाभ हुआ। और कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी है जो हमको देखने के लिए मिले। वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देशों को बहुत प्रभावित किया। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं, यानी मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आज आप देखिए कि चीन और भारत में इतने तनाव के बाद भी चीन अभी काफी हद तक कंट्रोल कैसे कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और भारत के बाजार में वहां की कंपनियों का बहुत बड़ा निवेश है। इसलिए भारत क्या है, पूरी दुनिया इसको एक मंडी के रूप में देखती है। इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। तो भारत ने कैसे प्रभावित किया? जाकर दूसरे देशों में हमारे लोग बस रहे हैं, वहाँ की जो डेमोग्राफी है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है या जिस तरह के लोग हैं उसमें परिवर्तन भी हुआ है। आप कनाडा में चले जाइए, बहुत बड़ी बड़ी शहरों में भारी संख्या में भारत के लोग आपको मिलेंगे। यूरोप में भी यही हाल है। तो यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है। भारत में नीली जीन्स पहनना, पिज्जा खाना, टेलीविजन पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का प्रभाव है। संस्कृति की बात हो रही है, ठीक है ना। ये उदाहरणों से, आप सिंपल उदाहरणों से बड़ी बड़ी चीजों समझ सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो नीली जीन्स की जो प्रथा है, ये क्या है? ये पश्चिमी प्रभाव ही है। तो कहने का मतलब ये कि कैसे हम परिवर्तन हुआ हमारी संस्कृति में और कैसे इसका प्रभाव पड़ा, ये आप देख रहे हैं। तो खान पान में देखने की या कला को परखने की जो स्वभाव था, उसमें ये सारी चीजें क्या है, वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर भारत ने वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। भारत से अधिक से लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए दीपावली व्हाइट हाउस में मनाई जा रही है ना। तो ये क्या है? ये हमारे संस्कृति का इंटीग्रेशन वहां हुआ है। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीप लेबर, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो लेबर है, जो श्रम है, जो भारी मात्रा में है, और जिसने पूरी दुनिया में, आज देखिए दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश एजिंग पॉपुलेशन बन रहे हैं। वो चाइना जो कभी 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाता था, अब 2-3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया, इंसेंटिव दे रहा है नए बच्चों के लिए।
है ना। और जापान देखिए, उनकी बुढ़ी हुई अर्थव्यवस्था है, यानी उनकी जो, या कह सकते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी उनका जो जनसंख्या है वो ओल्ड एज होती जा रही है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो, और हमारा दुनिया में लगभग हमारा औसत आयु ही 30 वर्ष है देश का, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा श्रम के लिए लोग हैं। उसने भी जो खाड़ी के देश है, गल्फ कंट्रीज हैं, ओमान चले जाइए आप, सऊदी अरबिया चले जाइए, दुबई चले जाइए, हर जगह भारत, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं, यूएई चले जाइए, भारत के तमाम लोग वहाँ भरे पड़े हैं। तो भारत में जो ये सस्ता श्रम है इसने विश्व को लोगों को आकर्षित किया है। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया। आप देखिए, सुंदर पिचाई से लेके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर जगह कहाँ है, भारतीय भरे पड़े हैं, है ना। तो सत्या नडेला आप देख लीजिए। तो ये जितने लोग हैं इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है, और हमने भी टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। बैंगलोर में चले जाइए आप, एक से एक बड़े बड़े टेक्निकल चीजें, चिप और क्या क्या, हम सब कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। स्पेस, जो विश्व भर में जो हमारे जो अंतरिक्ष तकनीक है हमारी, स्पेस, इसरो जिसको कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमें गर्व होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, इसरो दुनिया के, अमेरिका जैसे देशों के, बड़े बड़े देशों के मिसाइल, वो जो सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ रहा है, उनको ऊपर प्रक्षेपित कर रहा है। तो इसने भी पूरी दुनिया में अपना एक अहम भूमिका निभाई है, और विश्व व्यापार में, विश्व बाजार में अपनी क्या की है, अपना योगदान दिया है, अपनी भूमिका को बताया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि भारत को भी वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है, और भारत ने भी वैश्वीकरण को प्रभावित किया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्न थे जिनको आपको ध्यान रखना है कि कैसे वैश्वीकरण ने एक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, ठीक है, वैचारिक, हर तरीके का आदान प्रदान आसान किया है पूरी दुनिया में, और बाजार अर्थव्यवस्था को फैलाने में इसने अहम भूमिका निभाई है। अब इससे कुछ देशों को बहुत तरक्की भी मिली है, और कुछ इसकी परेशानी ये रही कि जो राज्य हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी क्षमता निर्णय लेने की, चाहे सरकार चलाने की, अब प्रभावित हुई है। न्यूनतम राज्य की तरफ दुनिया बढ़ रही है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के बारे में ध्यान रखने हैं। इन क्वेश्चन आंसर से रिवीजन करके, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करके आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, और सभी लेसन्स की तैयारी कर सकते हैं। आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए हम जरूर लेकर आते रहेंगे। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स की 6 से 12th क्लास के लिए ऑनलाइन स्कूल शिक्षा निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर प्रोवाइड की जा रही है। हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर्स के लिए आपको डिटेल डिस्कशन और अध्ययन इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को। इन वीडियोस को और ठीक से सुसज्जित करके क्रमवार तरीके से www.magnetbrains.com पर लगाया गया है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करके भी आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले कुछ प्रश्नों के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप अध्ययन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।